हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जून में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 4 चैप्टर कर चुके हैं क्लास 10th के। आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हम किस तरीके से इस पर बात करते हैं या हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन में क्या छुपा हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्लस, इंक्रीज करना। अरिथमेटिक का मतलब होता है दोस्तों संख्या। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया दोस्तों कि मान लीजिए आप एक ऑफिस में गए जॉब के लिए। वहां आपको जॉब ऑफर की गई 10,000 रुपीज की, और आपको ये कहा गया कि आपका इंक्रीमेंट हर साल 500 रुपये लगेगा। तो 28 साल के बाद कितनी सैलरी आपकी होगी, आप इजीली पता कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने मान लीजिए एक लैडर ली, एक सीढ़ी ली, और मैंने कहा कि इस तरीके की ये सीढ़ी है, यहाँ से पैरेलल नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से है ये। ठीक है, थोड़ा सा इसको अलग ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरीके से है ये, और क्या हुआ कि जो सबसे नीचे वाली लेंथ थी वो मैंने 49 सेंटीमीटर ली, और उसके बाद लेंथ डिक्रीज होती चली गई। अब 4th सीढ़ी का मैं पता करना चाहूँगी क्या लेंथ हो गया, आप इजीली बता सकते हैं। तीसरा एग्जांपल मैंने लिया दोस्तों, एक सिंपल सी सीरीज ली, जैसे 1 2 3 4 5 हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है, 4th एग्जांपल मैंने लिया, मान लीजिए मैं ले रहा हूँ एक नंबर सीरीज 100 70 40 डैश डैश। 5th एग्जांपल मैंने लिया दोस्तों -3 -2 -1 0 डैश डैश। 6th एग्जांपल मैंने लिया दोस्तों -1.0 -1.5 -2.0। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखिए आप बड़ा इजीली इनकी अगली टर्म पता कर सकते हैं। अगर लॉजिकल रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 70 40 10 -3 -2 -1 आप पता कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप अगर मैं पूछता कि तीसरे साल की मेरे को सैलरी बताइए, 10,500 दूसरे की होगी सर, तीसरे साल की कितनी होगी 11,000। यहाँ पे भी आप सीडी की लेंथ इजीली बता सकते हैं। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों। मैंने ये कहा कि आपके पास एक मनी बैंक है, और उस मनी बैंक में आपके पास 5,000 रुपीज। अब क्या हो रहा है, आपका भाई बाहर से आ रहा है और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर 500 रुपये डाल। ठीक है, फिर आपकी मम्मा आ रही है बाहर से, वो उसके अंदर 700 रुपये डाल रही है बिना बताए आपको। फिर आपके पापा आ रहे हैं बाहर से, वो उसके अंदर 500 रुपये डाल रहे हैं। फिर भाई आया 30 रुपये डाला, फिर मम्मा आई 300 रुपये डाला, फिर पापा आए 500 रुपये डाले, और इस तरीके से करते चले गए रोज की रोज। आपको नहीं पता वो कितना डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक दिन पूछूं कि आप बताइए कि आपके मनी बैंक में कितने रुपए हैं, आप मेरे को इजीली नहीं बता सकते। तो दोस्तों, अब आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि इनमें हम अगली टर्म इसलिए पता कर पाए क्योंकि इनमें एक रेगुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, जबकि इस वाले एग्जाम्पल में कोई भी रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर की रेगुलर पैटर्न फॉलो हो, उसे हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर मैं बात करूं कि एपी होगा क्या, एपी की डेफिनेशन की, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is the list of number is the list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term
एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर। अब इसका मतलब देखिए, जो डेफिनेशन लिखवाई गई है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड आता है उसके बारे में बात कर लेते हैं आप। सबसे पहला वर्ड यहाँ है प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए ये जो सीरीज लिखी थी आपने, 3 का जो प्रोसीडिंग नंबर है वो क्या है, 2 है। 2 का प्रोसीडिंग नंबर 1 है, 5 का प्रोसीडिंग नंबर 4 है, यानी कि पहले वाली संख्या, पहले वाली संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसीडिंग नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है टर्म। टर्म का मतलब क्या है, देखिए -3 है, ये एक टर्म है, -2 है, ये एक टर्म है। अगर मैं टर्म की डेफिनेशन यहाँ पर देना चाहूँ तो ईच नंबर इन द लिस्ट, अगर मैं लिखूँ टर्म क्या होगी, तो टर्म के बारे में अगर बात करें तो ईच नंबर इन द लिस्ट, लिस्ट में जो प्रत्येक नंबर है उसे हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें ये जो फिक्स नंबर है, अगर मैं अब आगे आऊं, लिस्ट टर्म की बात होगी, ऑब्टेन बाय एडिंग द फिक्स नंबर। अब ये फिक्स जो नंबर है इसका क्या मतलब रहेगा, देखिए फिक्स नंबर का मतलब जो रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों कि एक निर्धारित संख्या हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखो 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं और अगली संख्या लेते चलते आ रहे हैं। ठीक है, इस फिक्स नंबर को हम बोलेंगे CD, यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखिए -3 + 1 पॉजिटिव है, -1 फिर -0.5 जोड़ रहे हैं तभी 0.5 आ रही है। और अगर मैं एक ले लेता 3 3 3 3, ये भी एक AP है, लेकिन इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 0। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये कॉमन डिफरेंस हम निकाल कैसे सकते हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ इसकी जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसके बारे में, कि किस तरीके से हम ये कॉमन डिफरेंस को निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक AP है, लेट A1 इज द फर्स्ट टर्म, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A1। ठीक है, और सेकेंड टर्म की अगर बात करूं, सेकेंड टर्म की अगर बात करूं तो वो क्या है, A2। ठीक है, और अगर nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म की बात करूं, nth टर्म की बात करूं तो वो क्या है, AM। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और आती है, तो ये AP है, ये वैसे 2 टाइप की होती है, उसको आप आगे पढ़ेंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इस तरीके से अगर मैं AP लिखना चाहूँ तो मेरी बनी A1, A2, थर्ड टर्म को A3 डैश डैश डैश, nth टर्म को A। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो CD मैंने लिखा था जिसको हमने बोला था कॉमन डिफरेंस, उसका मतलब क्या है। इसको मैं D से डिनोट करता हूं दोस्तों। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का घटना कॉमन डिफरेंस कहलाता है दोस्तों, यही नहीं, जरूरी नहीं, A3 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म का घटना कॉमन डिफरेंस कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर बात करूं, ठीक है, A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस कहलाता है दोस्तों। अब इससे पहले वाली टर्म देखिए क्या रही होगी, AN-1 रही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर AN में से AN-1 घटाया जाए तो कॉमन डिफरेंस कहलाता है दोस्तों। यानी कि हम क्या बात पता कर पाए, हम इतनी सी बात पता कर पाए कि ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कि इन्हीं 2 टर्म्स का माइनस होगा, लेकिन दोनों क्या होनी चाहिए, प्रोसीडिंग और डिसेंडिंग टर्म में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए A2 ले रहे हैं तो A1, A3, A2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करूं अब थोड़ी सी आगे, तो देखिए अगर मैं कुछ एग्जांपल लेना चाहूं इसके AP के, तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, द हाइट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टैंडिंग इन क्यू
इन मॉर्निंग असेंबली आर, इस तरीके से हाइट है। क्या ये एपी में है? हम देख लेते हैं। एपी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए दोस्तों। A1 ये होगी फर्स्ट टर्म, A1 इज इक्वल टू क्या होगा 147। A2 होगी सेकंड टर्म, वो क्या होगी 148। डी की बात करूं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होगा 148 माइनस 147 इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगले की देख लेते हैं। अगर A3 की मैं बात करता हूं तो क्या होती है मेरी 149, ठीक है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है A3 माइनस A2, तो क्या होगा 149 माइनस 148 इज इक्वल टू, यानी कि दोनों केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम, ठीक है। तो ये एपी में होगा। इसी तरीके से मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जनवरी इन ए सिटी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में अरेंज किया गया है, बिल्कुल एपी में है। अगर ये A2 मानूं और A1 मानूं तो -3.0 माइनस 3.1 इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा -3.0 प्लस 3.1 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 0.1 होगा, ठीक है। अगले में भी 0.1 जोड़ रहे हैं और ये एपी, ठीक है। अगर मैं बात करूं द बैलेंस मनी आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल लोन 1000 एवरी मंथ इज 950, ये एपी में है, बिल्कुल है। अगर आप देखें तो डिफरेंस क्या आ रहा है 50 का आ रहा है सब में, ठीक है। इसी तरीके से अब देखते हैं अपन, देखिए ये जो है ये भी क्या है एपी में है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या है एपी में, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको एपी का पता करना है सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। वो कॉमन डिफरेंस हमेशा अगर सेम होगा तो आपकी जो टर्म है वो किस में रहेगी, एपी में रहेगी। यानी कि अब अगर मैं बात करूं और एक एपी को लिखना चाहूं दोस्तों, ध्यान देना, अब अगर मैं एक एपी को लिखना चाहूं तो बड़े आसानी से लिख सकता हूं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, लेट फर्स्ट टर्म, इसको मैंने फर्स्ट टर्म माना। डी मेरा क्या है, लेट कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A1 यानी कि फर्स्ट टर्म ए होगी, A2 क्या होगी दोस्तों A प्लस डी। अब A3 क्या होगी, देखिए इसमें डी जोड़ना है, यानी कि A2 प्लस डी, यही तो 3 होगी ना, क्योंकि देखिए डी को हम क्या लिखते हैं A3 माइनस A2। अब मेरे को A3 लेना है तो क्या लिखूंगा D प्लस A2, ठीक है। और A2 क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 2D, यानी कि A3 के लिए क्या आ रही है टर्म A प्लस 2D, और A4 के लिए क्या आएगी फिर A प्लस 3D, A5 के लिए A प्लस 4D, और अगर इसी तरीके से मैं AN की बात करूं ना दोस्तों तो क्या आएगी A प्लस में N माइनस 1 इंटू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एपी का एक बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ से मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। जो फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मान लीजिए मेरे को AN निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करना पड़ेगा, और इसमें A क्या होगी फर्स्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म, और D क्या होगा डिफरेंस। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैंने जो आपको बात बताई थी कि जो एपी होती है वो हमारी दो तरीके की होती है दोस्तों, एक होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी, ठीक है। अगर मैं फाइनाइट एपी की बात करूं तो देखिए फाइनाइट एपी होगी कौन सी, सबसे पहली बात आती है फाइनाइट एपी होगी दोस्तों, जैसे ये है फाइनाइट एपी जिसकी लास्ट टर्म हमें पता हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 3 1 का ले रहा हूँ ना 4 5 डैश 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 10, इसे हम क्या कहेंगे फाइनाइट, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये मैं लास्ट टर्म नहीं लिखता हूँ, लास्ट टर्म नहीं लिखता हूँ मतलब क्या है, मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ 3 6 9 12 डैश 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 डैश। अब मैंने कोई लास्ट टर्म इसके अंदर नहीं लिखी, तो अब ये जो लास्ट टर्म नहीं लिखी तो इसको मैं क्या बोलूंगा इनफाइनाइट एपी बोलूंगा, ठीक है। इसको बोलूंगा इनफाइनाइट
एपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहें अपन लोग तो देखिए, अगर मैं अब एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल है अपना। एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। अब हाँ, ये देखिए, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या होगा, एपी का 3/2। ये इन्होंने पहले दे रखी है कि ये एपी में है, इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं दोस्तों। डी इज इक्वल टू मुझे पता है दोस्तों, A2 माइनस A1 होगा अगर ये एपी है तो। ठीक है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, लेकिन जो जर्नल होता है वो A2 माइनस A1 होगा। और A2 यानी कि सेकेंड टर्म क्या आएगी, 1/2। ठीक है, माइनस में फर्स्ट टर्म यानी कि क्या आएगी, 3/2। तो यहाँ क्या आ गया, 2 अगर एलसीएम आया। वैसे भी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आप डायरेक्ट घटा या जोड़ कर सकते हैं। तो -2/2 खत्म, माइनस, ये आपका क्या आ गया, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आगे दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डज फॉर्म एन एपी, कि इन नीचे वाली टर्म्स में से कौन सा एपी बना रही है और कौन सी एपी नहीं बना रही। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, एपी के लिए सबसे पहली टर्म मुझे चाहिए ए, जो मेरे पास क्या है 4, और फिर चाहिए डी A2 माइनस A1, ये A1 है। अगर अब A2 क्या है, 10 है, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। लेकिन अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ है, हम एक बार और ट्राई करके देखेंगे। दूसरा डी क्या होता है, A3 माइनस A2, A3 क्या है 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। और एक इस 16 में अब 6 जोड़ेंगे तो 22, यानी कि क्या हो रहा है, ये एपी बना रही है जहां तक ये टर्म दी गई है वहां तक। ठीक है, तो यानी कि डी क्या है आपका, सेम है, हेंस फर्स्ट इज इन एपी। अब बात करते हैं हम सेकंड की भी अगर बात करें तो A1 क्या होगा 1, डी इज इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, है ना। अब A2 माइनस A1 का मतलब समझिएगा, A2 क्या है यहाँ -1, तो -1, और A1 क्या है -1 इज इक्वल टू क्या हो गया -2। ठीक है, अब दूसरे D के लिए अगर चाहे जाए हम, A3 माइनस A2, A3 क्या है -3, माइनस A2 क्या है -1, तो क्या आएगा -3 + 1 इज इक्वल टू -2। यानी कि फिर से D क्या आया, सेम आया, लेकिन एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं अपन लोग। उसके लिए क्या होगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू क्या होगा भला, देखिए A4 क्या है -5 माइनस में -3, यहाँ क्या आ जाएगा -5 + 3 इज इक्वल टू -2। हर समय क्या आ रहा है, D हमारा सेम आ रहा है, हेंस इट इज इन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ इसकी दोस्तों, थर्ड वाले न्यूमेरिकल की। अगर इसमें A देख लूँ तो मेरा क्या है -2, A2 क्या है 2, ये अगर A1 है तो। ठीक है, अब अगर मैं D की बात करूँ दोस्तों तो क्या होगा, A2 माइनस A1 यानी कि 2 माइनस -2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 4। ठीक है, एक और D निकाल के देखते हैं अपन लोग, A3 माइनस A2, A3 क्या है -2 -2, A3 क्या था -2, और A2 क्या है 2, लेकिन बीच में माइनस का निशान, तो क्या आएगा -4। ये देखिए यहाँ -4 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो इनका D क्या है, सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इसको दोस्तों, अगर देखें तो देखिए 1 1 1 - 1 0 1 - 1 0, लेकिन 2 - 1 1, तो अब भी D क्या है, सेम नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा आसान है इनको ये पता कर पाना कि एपी के अंदर है या नहीं है, तो आप बड़ा इजीली इसको पता कर सकते हैं।
अब अगर मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ूं तो देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कहता है। हाँ, अब ये एक्सरसाइज शुरू होती है दोस्तों। देखिए अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो बड़ा आसान है इसको करना, सिर्फ बहुत ज़्यादा जो बेसिक है वो इसके अंदर दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके लिए सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, और वो हमने अच्छे से पढ़ ली है दोस्तों। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर थोड़ा सा मैं रिवाइज करूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरी क्या होगी, जिसके अंदर की हम क्या कर सकें, लिमिट नंबर को यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर को जोड़ सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, लेट फिक्स्ड फेयर इज A इज इक्वल टू 15 रुपीज। इसने कहा कि 15 रुपए फिक्स्ड फेयर है और ईच किलोमीटर के अब वो क्या कर रहा है, 8 रुपए ले रहा है दोस्तों। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 प्लस 8 क्रॉस 1, भाई 1 किलोमीटर के 8 रुपए ले रहा है, 15 तो वो लेगा ही लेगा, तो कितना आ गया 23। सेकेंड किलोमीटर 15 प्लस में 8 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना आया, 15 प्लस में 16 31 रुपए। ठीक है, थर्ड किलोमीटर 15 प्लस में 8 गुणा 3 यानी कितना है 39 किलोमीटर। अगर आप देखें तो 8-8 का डिफरेंस इनके अंदर आ रहा है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो इसकी अगर जनरल टर्म की मैं बात करूं, जनरल टर्म की अगर बात करूं, देखिए मैंने आपसे बात की थी TN यानी कि n किलोमीटर के लिए क्या लेगा वो 15 प्लस में 8n माइनस 1 ये लेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका क्या होगा, उसकी जनरल टर्म होगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल इन्होंने बात की है कि ये एपी में है या नहीं है, बिल्कुल ये एपी के अंदर है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड की दोस्तों। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप इन्वॉल्व 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इन्होंने कहा कि 1/4 जो एयर है वो रह सकती है दोस्तों उसके अंदर। देखिए ये बात क्या कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इसके अंदर बहुत बार उलझा जाता है बच्चों के द्वारा। ये कह रहे हैं दोस्तों कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, हमें अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बताना है। ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर, जबकि एक वैक्यूम पंप क्या करता है, उसकी 1/4 ऑफ द एयर को निकाल देता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं अपन लोग। देखिए क्या कहता है सेकंड पार्ट, लेट एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में एयर मैंने x माना। ठीक है, अब एयर पंप क्या कर रहा है, 1/4 निकाल रहा है उसका, यानी कि एक बार उस पंप को दबाएंगे तो 1/4 ऑफ एयर उसकी निकल जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर रिमूव्ड इन फर्स्ट स्ट्रोक में कितनी निकलेगी, 1/4 ऑफ x, टोटल जितनी भी उसमें से 1/4। ठीक है, अमाउंट रिमेनिंग इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितनी अमाउंट बच जाएगी, x माइनस 1/4 ऑफ x यानी कि 3/4 ऑफ x। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रोक की। ठीक है, अमाउंट ऑफ
एयर, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं एक बार, अमाउंट ऑफ एयर रिमूव आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक के बाद देखिए कितनी उसके अंदर से निकलेगी। अगर मैं बात करूं तो अब बची कितनी थी, 3/4 ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस 1/4 ऑफ रिमेनिंग यानी कि इसकी 3x/4 की, ठीक है, वो निकल जाएगी। तो क्या आएगा देखिए, 3/4x माइनस 3/16x। अगर मैं एलसीएम लूँ 16 आएगा, 4 को 4 से 16 से गया 4 आया, तो 12x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आया, 9x/16। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग, यहाँ पे भी रिमेनिंग कीजिएगा, रिमूव नहीं, रिमेनिंग आफ्टर थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक के बाद देखिए अब बची हुई है 9x/16, इसमें से घटेगी कितनी, 1/4 ऑफ रिमेनिंग यानी कि 9x/16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या आएगा, 9x/16 इज इक्वल टू माइनस 9x/64, एलसीएम आया 64, तो यहाँ क्या आ गया 36x माइनस 9x इज इक्वल टू क्या आया 27/64। ठीक है, इसी तरीके से आप कितनी भी रिमेनिंग ईयर्स निकाल सकते हैं इसकी तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं थर्ड एग्जांपल की, तो अच्छा इसके बाद आप देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ आ गया 27x, तो फर्स्ट टर्म क्या आई, यहाँ फर्स्ट टर्म यहाँ आई x, सेकंड टर्म 3/4x, थर्ड टर्म 9x/16, फोर्थ टर्म 27/64x। ठीक है, तो एक बार हम इसको माइनस करके देख लेते हैं। अगर माइनस करके देखा हमने तो हमें क्या मिला, 3/4x भाई सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म a2 माइनस a1, x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 1/4x, इसमें से यानी कि 9x/16 में से 3/4x को माइनस किया, 16 एलसीएम, 9x माइनस 12x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 3x/16। ये तो D2 नॉट इक्वल टू D1 यानी कि D आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या नहीं है, नॉट इन AP, ये AP के अंदर नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट की बात के लिए एक बार थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो इसके इतने आप स्टेटमेंट पढ़िए कि नेक्स्ट कहता क्या है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ digging when it cost 150 for the first meter and the rising by 50 for each of the subsequent meter। ये कह रहा है दोस्तों कि हम एक कुआं खोद रहे हैं और उस कुएं का क्या कर रहे हैं, उस कुएं के लिए जब हमने खोदना शुरू किया तो सबसे पहले जो मीटर था यानी कि जो शुरुआत हमने की, जब 150 रुपये उसके लगे और उसके बाद क्या हुआ, 50 रुपये प्रत्येक मीटर के लिए लगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें तो भाई क्या हो रहा है, पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये लग रहे हैं और उसके बाद हर मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। अगर स्टेटमेंट आपने थोड़ी सी ध्यान से देख ली हो तो देखिए अब देखते हैं टोटल कॉस्ट फॉर फर्स्ट, यानी कि पहली जो खुदाई शुरू हुई है उसके लिए कॉस्ट कितनी है, 150 रुपये।
एक मिनट, वो शीट ले आता हूँ मैं एक बार। तो देखिए, कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर यानी कि 150 रुपये, कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर क्या होगा, 50 रुपये बढ़ती चली जाती है, 200 रुपये। कॉस्ट फॉर थर्ड मीटर अगर आप देखें तो ये अपने आप ही एपी को शो कर रहा है, यानी कितना आएगा 250 मीटर। कॉस्ट फॉर फोर्थ मीटर कितना आएगा भला, 250 प्लस 50 यानी कि 300 रुपये। तो ये हमें यहीं से शो हो रही है कि ये किस में है, एपी में है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं अपन लोग कि अगली स्टेटमेंट क्या कहती है। देखिए, अगली स्टेटमेंट कहती है अब कि the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at 8% per annum। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, देखिए भाई क्या हो रहा है, 10,000 रुपये उन्होंने अपने अकाउंट में डाले हैं। ठीक है, जब 10,000 रुपये डाले हैं और हर साल वो क्या कर रहे हैं, 8% पर एनुम उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो लग रहा है। यानी कि 10,000, अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता हो तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, 1 प्लस में 8/100 1, सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस में 8/100 2। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। और थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 10,000 1 प्लस में 8/100 की पावर 3। ठीक है, आई बात समझ में। तो इससे हमें क्या पता चला, देखिए ये जो इस तरीके की सीरीज होती है जो मल्टीप्लाई में बढ़ती चली जाए। ठीक है, इस तरीके की जो सीरीज होंगी जो मल्टीप्लाई में यानी कि पावर में बढ़ती चली जाए। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 2 की पावर 2 है, उसके बाद 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है। ठीक है, फोर की पावर 2 है मान लीजिए। तो अब क्या होगा, ये एपी में नहीं हो सकती दोस्तों। अगर आप देखें तो ये जो है, जैसे देखिए 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 होगी मान लीजिए, 2 की पावर 4 होगी मान लीजिए। यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ क्या आएगा 16। क्या ये एपी में है, क्या नहीं है। अगर मैं इसको 2 मान लूँ, या फिर आप ऐसा कीजिए, इसको x मान लीजिए, यहाँ 2 लिखिए, x मान लीजिए, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x4। अब मैं इस पूरे को देखिए 10,000 को मैं कॉमन ले रहा हूँ मान लीजिए। ठीक है, पहले ईयर के लिए x होगा, मैं इसको x मान रहा हूँ। दूसरे ईयर के लिए इसको मैं x मान रहा हूँ तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तीसरे के लिए x क्यूब होगा। तो इस तरीके की जो टर्म्स हैं वो कभी भी एपी में नहीं हो सकती। तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं, दिस कांट बी फॉर्म इन एपी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो अब आप अगर थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से इसको करवाता रहा, तो आज हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके बाद जो न्यूमेरिकल बच गए वो मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। उसकी स्लाइड्स पूरी तैयार हैं, सिर्फ आपको उस होमवर्क को करना है। कल हम उसके आंसर मिलाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपने उनको किया है, किस तरीके से आप उनको कर रहे हैं। ये देखिए सारी की सारी अगर देखें तो आप स्लाइड्स तैयार हैं, आपको सिर्फ करना है इनको, और उसके बाद कल हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर को आज यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे से आगे और भी आपके लिए मटेरियल्स लेकर के आते रहें। हम इस चैप्टर को करने के बाद इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एक शीट में आपको दूंगा,
जिसको आप लोग करेंगे और उसको मैं आपके लिए सोल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो प्लीज़ इसको ध्यान से कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।